नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक बहुत ही सेंसेशनल टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट लाइफ में हर स्टूडेंट के मन में एक रहता है कि फाउंडेशन और टारगेट बैच क्या है, कैसे पढ़ें, क्या सही है क्या गलत है, किस बैच को ले ना ले और कैसे पढ़ें, किन लोगों के लिए ये सही है, किन लोगों के लिए सही नहीं है। इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और इस चर्चा के बाद आपको यह फायदा होगा कि फाउंडेशन और टारगेट बैच में आप फर्क समझ पाएंगे और फाउंडेशन और टारगेट बैच कौन ले कौन नहीं ले, किन के लिए सही है किन के लिए गलत है। आज तक जो मेरे अनुभव रहे हैं और जो भी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग्स के क्षेत्र में बीइंग एजुकेटर, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यदि यह जानकारी आपको हेल्पफुल लगे तो अच्छी बात है, लाइक और शेयर करेंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी कहीं पे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हो तो हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक का, फाउंडेशन और टारगेट बैच क्या होता है संपूर्ण जानकारी के साथ, और ये किसके लिए सही है किसके लिए नहीं है, और ये बैच के फायदे क्या हैं, क्या इसमें सही है क्या गलत है। और आज के समय में जो नए नए बैच लॉन्च हो जाते हैं, नई वैकेंसी आते ही बैच लॉन्च हो जाते हैं और सभी धुआंधार एक के एक पीछे लग करके भीड़ लगा देते हैं। तो चलिए पहले समझिए कि ये क्रोनोलॉजी है क्या, शिक्षा के क्षेत्र में ये किस तरह से आपके साथ गेम हो रहा है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं टारगेट बैच। टारगेट बैच क्या होता है दोस्तों, नाम से ही लग रहा है टारगेट। टारगेट का मतलब ये हुआ कि किसी निर्धारित लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है, और वो निर्धारित लक्ष्य जैसे मान लीजिए बिहार पुलिस की वैकेंसी आई, तो बिहार पुलिस की वैकेंसी आई मान लीजिए 10,000, और अभी फॉर्म भराया, कौन सा महीना है अभी मान के चलते हैं, अभी जून का महीना है, जून के महीने में फॉर्म आ गई। जैसे ही फॉर्म आती है यानी वैकेंसी आती है तो देखिएगा उसके 2-3 महीने बाद एग्जाम हो जाते हैं, 2 से 3 मंथ। ये ध्यान देने वाली बात है कि 2 से 3 मंथ के बाद क्या हो जाता है, एग्जाम हो जाता है। तो 2 से 3 महीने यानी कि जून में आपने फॉर्म भरे तो जुलाई अगस्त या यूं कहे सितंबर में आपके एग्जाम्स होने जाएंगे। तो आपके पास कितने मंथ हैं, 2 से 3 मंथ, यानी कि 60 से 90 दिन। अब क्या होंगी, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह एक टारगेट बैच अनाउंस किया जाएगा, टारगेट बैच बिहार पुलिस। अब सवाल यह है, यहाँ इसमें फीस भी बहुत कम रहता है, 1099, 499, तो ऑनलाइन ऑफलाइन अपना जो है बैच चलता है। तो सवाल यह है कि क्या ये बैच आपके लिए सही है, क्या ये बैच लेना आपके लिए सही है, और ये बैच लेकर के आप क्या रिजल्ट ले सकते हैं। तो ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये कि आपके पास 60 से 90 डेज है मात्र, और यदि आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करिए, बिहार पुलिस का सिलेबस निकालिए। तो सिलेबस जब से निकालेंगे तो सिलेबस में पूरी सिलेबस आती है जीएस की। अब जब जीएस को आप खोलेंगे तो जीएस जनरल स्टडीज समान अध्ययन जो है वो कोई छोटा मोटा दायरा नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। अब इसका दायरा बड़ा कैसे है तो थोड़ी सी इसको समझ लेते हैं। इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट है साइंस का, एक पार्ट है सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक अध्ययन का। तो साइंस और सोशल साइंस का ये पार्ट है। तो अगर आप देखें तो साइंस के पार्ट में ही 3 पार्ट के सब्जेक्ट आते हैं, एक फिजिक्स आता है, एक आपको केमिस्ट्री आता है, एक आपको बायोलॉजी आता है, और इसी साइंस में आपको एनवायरनमेंट से भी सवाल आते हैं, पर्यावरण से। उसके बाद सोशल साइंस का दायरा देखिए कितनी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स है। साथ ही साथ इसी में एक आपका करंट अफेयर भी आ जाता है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 4 और 5 9 सब्जेक्ट, यानी 9 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है आपका जीएस। ठीक है, साथ में रीजनिंग और मैथ ये अलग से। तो रीजनिंग और मैथ से 2 4 5 कुल मिला के 10 सवाल आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, और 90 क्वेश्चन किससे आते हैं, जीएस से। तो अब आप सोच के देखिए कि जो जीएस का पार्ट है, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। इस सारे सब्जेक्ट से सवाल आता है। इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इन्वायरमेंट को पढ़ना है आपको, इनसे सवाल रहता है। तो क्या कोई व्यक्ति जो कभी कंपटीशन लेवल की कोई पढ़ाई नहीं किया हो
और बस फॉर्म आया, उसने फॉर्म भर दिया बिहार पुलिस का, जून में आया, मान लिया था मैंने, आप सीरियस मत होइएगा, मैं समझने के लिए आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। जून में फॉर्म आया और उसके 3 महीने बाद एग्जाम होने वाले हैं। और क्या आपको लगता है कि इन 3 महीने में 90 दिनों में कोई भी लड़का या लड़की बीइंग एस्पिरेंट ऑफ बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, किसी भी फॉर्म का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं और उसके सिलेबस को आप डिकोड करेंगे, तो क्या लगता है आपको ये पढ़ लेंगे पूरा और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और एग्ज़ाम भी हो जाएगी, एग्ज़ाम भी दे देंगे? तो जवाब होगा नहीं, नहीं हो सकता है। क्योंकि ये सवाल, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जवाब नहीं हो सकता क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दायरा है। इसलिए अब मैं निष्कर्ष निकालता हूं कि टारगेट बैच उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो एकदम न्यू हैं, जिन्होंने नए तरीके से पहली बार फॉर्म भरा और साल में कुछ नहीं पढ़ा और सिर्फ आपने सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, टारगेट बैच लेकर चाहते हैं कि क्लास हो जाए। तो टारगेट बैच लें और क्लास हो जाए, ऐसा कभी संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं होगा। कभी भी उस लड़के का रिजल्ट नहीं होगा जो लड़का या लड़की फर्स्ट टाइम फॉर्म भरे और टारगेट बैच में एडमिशन लेकर के किसी टीचर या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से धमाका टारगेट बैच लेकर के आप 2-3 महीने पढ़ेंगे, वो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, वो आपके जीवन के लिए सही नहीं है। अब आप कहेंगे तो फिर टारगेट बैच किन के लिए सही है? अब तो ये जान गए आप किन के लिए सही नहीं है। किसी भी नए बच्चे के लिए जो कॉम्पिटिटिव की दुनिया में कभी कोई पढ़ाई नहीं किया, कोई सिलसिलेवार तरीके से पढ़ाई नहीं किया, उसके लिए टारगेट बैच बिल्कुल नहीं है, नॉट रिकमेंडेड है। लेकिन अब आप कहेंगे तो सर टारगेट बैच है किसके लिए, इतने बड़े पैमाने पे मार्केट? तो देखिए, टारगेट बैच उन बच्चों के लिए सही होगा जो बच्चे किसी न किसी कोचिंग संस्थान या खुद से या कहीं भी किसी भी तरह ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, इस पर मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। कहीं से भी, किसी भी संस्थान से, टीचर्स से, मुझसे, कोचिंग से, कहीं से भी एक प्रॉपर तैयारी की होगी, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट की, और तब वो बच्चा जब बिहार पुलिस का या बिहार दरोगा का या एसएससी का वैकेंसी आएगा और तब वो फॉर्म भरेगा और तब वो किसी टारगेट सिलेक्टेड बैच में जा करके अगर वो जाएगा तो उसके लिए फायदा होगा, क्योंकि टारगेट बैच नॉट अ टीचिंग बैच, इज द बैच ओनली फॉर रिवीजन बैच। तो रिवीजन अगर आपको चाहिए तो आप टारगेट बैच में जाए। तो रिवीजन किसको चाहिए दोस्त? रिवीजन उस बच्चे को चाहिए जो पहले से पढ़ा हो, कहीं पे पूरी फाउंडेशंस पढ़ी हो, कंप्लीट करी हो, साल, 1.5 साल, 2 साल लगाकर उसने सारे सब्जेक्ट पे अपनी कमांड्स बनाई हो, उसे रिवीजन चाहिए। तो उसके लिए टारगेट बैच है। लेकिन अगर वो बच्चा बहुत माइडियर है, बहुत तेज तरार है, खुद से स्मार्ट स्टडी के साथ साथ स्मार्ट रिवीजन कर सकता है, तो उसके लिए भी टारगेट बैच एलिजिबल है। कोई मायने नहीं रखता टारगेट बैच। यदि आप रिवीजन करने में सक्षम है खुद से, तो टारगेट बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूरा रिवाइज कर जाओ फाउंडेशन को प्रॉपर तरीके से, जो आपने पढ़ाई की उसकी, उससे जैसा रामबाण कुछ भी नहीं है आपके। तो टारगेट बैच की क्या लाभ है, क्या हानि, आपने देखा। नए बच्चे बिल्कुल ना जाए, और जो पुराने बच्चे हैं, यदि आप खुद से रिविजन नहीं कर सकते हैं तो आप टारगेट बैच लें। हाँ, वो बैच आपको रिवीजन जरूर करा देगा, क्योंकि इतने सारे दायरे के विषयों को 2 से 3 मंथ, 4 मंथ में पढ़ाना, आप खुद सोच के देखिए, यदि आप टीचर होते तो क्या पढ़ा पाते? कोई नहीं पढ़ा पाता। बस सिलेक्टेड क्वेश्चंस हर विषय से 100-200 कराया जाएगा, कुछ टॉपिक्स आपको करा दिए जाएंगे टारगेट बैच में, और आपको रिकमेंड किए जाएंगे जाइए आप परीक्षा दे दीजिए। तो अब बात करते हैं टारगेट बैच के बाद जो बैच हर बच्चा को पढ़ना चाहिए, और उस बैच का नाम आप जानते ही हैं, होता है फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच, देखिए नाम से ही लगता है, फाउंडेशन मतलब स्थापना या यूं कहें नींव। तो नींव, यह जो बैच होता है वो आपकी नींव पूरा करता है, यानी कि आपकी जड़, जैसे कि घर बनता है तो पिलर होता है, पिलर पे छत ढलाया जाता है। तो यूं समझ लीजिए कि पिलर आपका फाउंडेशन है और छत आपका टारगेट है। तो जिस बच्चे का पिलर ही नहीं है वो छत कैसे ढाल लेंगे आप? तो सबसे पहले अगर कोई बच्चा जैसे 12th पास कर लिया या फिर ग्रेजुएशन कर लिया, बीए, बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया, वो बच्चा क्या करे, किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का, रेपुटेटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट का, या जहां टीचर बेस्ट फैकल्टी है, बेस्ट पढ़ाई कराते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो तो मैं बाद में एक अलग से वीडियो लाऊंगा। तो पहले वहां जाए और
6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, मैक्सिमम 1 ईयर या 18 मंथ या किसी किसी में 2 इयर्स का ये फाउंडेशन बैच होता है। इस बैच को प्रॉपर पढ़ें। अगर जीएस फाउंडेशन में जा रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और इधर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन सारे विषयों का प्रॉपर फाउंडेशन पढ़ें, एकदम जीरो से हीरो तक। फाउंडेशन बैच एक है लेकिन इसके फायदे अनेक हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ फायदे अनेक है कि क्योंकि एक बार जब आप पूरी फाउंडेशन पढ़ लेते हैं तो जीएस की ये जो 8-9 सब्जेक्ट की फाउंडेशंस हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैप की बात कर लूँ मैं, और मैं बात कर लूँ फिर करंट अफेयर की बात कर लूँ, इन्वायरमेंट की बात कर लूँ, तो ये सारे विषयों को जब एक बार आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, प्रॉपर आप अपना हैंड नोट्स बना लेते हैं, तो जीएस की पूरी दायरा को आप कवर कर लिए। अब आप कोई भी एग्जाम देंगे तो आप क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे और एग्जाम में बैठ जाएंगे। फिर आपको अलग अलग एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे इस दुविधा में रहते हैं कि बिहार पुलिस का फॉर्म निकला तो उसके लिए अलग पढ़ेंगे, बिहार एसएससी का फॉर्म निकला तो इसके लिए अलग पढ़ेंगे। भाई ऐसा नहीं होता है। यदि आपने जीएस पढ़ा तो चाहे जीएस में मान लीजिए हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है, अगर वो क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछे, आपको बिहार एसआई में पूछे, या फिर बिहार एसएससी में पूछे, या फिर यूपीएससी में पूछे, या बीपीएससी में पूछे, अगर हिस्ट्री से दूसरा सवाल पूछे तो आपको सवाल आना चाहिए। ये होता है फाउंडेशन। अगर हिस्ट्री से सवाल आ गया तो हिस्ट्री से वो सवाल आपसे भी बनने चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि बिहार पुलिस के लिए गांधी जी 3 अक्टूबर को पैदा ले लेंगे, बिहार दरोगा के लिए गांधी जी 4 अक्टूबर को पैदा ले लेंगे, और यूपीएससी बीपीएससी के लिए गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा लेंगे। ऐसा तो है नहीं भाई। हिस्ट्री हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी ज्योग्राफी होता है। बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार दरोगा के लिए अलग अलग नहीं होता है। क्वेश्चन के लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन एक बार जब आप प्रॉपर पढ़ लेंगे, हिस्ट्री तो हिस्ट्री, पॉलिटी तो पॉलिटी, ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है कि आप बिहार पुलिस का दे रहे हो कि बिहार दरोगा का दे रहे हो कि बीपीएससी का दे रहे हो कि एसएससी का दे रहे हो कि रेलवे का दे रहे हो। आपने एक बार प्रॉपर फिजिक्स का फाउंडेशन पढ़ा तो वो फिजिक्स आपके अंदर होना चाहिए, चाहे वो रेलवे में पूछे, एसएससी में पूछे, बीपीएससी में पूछे, आपको जवाब देना होगा। ये होती है फाउंडेशन, ये होती है नींव, और इसीलिए इसमें समय लगता है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। जिसने इस बैच में पसीना बहाया है फाउंडेशन में, उसी बच्चे की सफलता मिलती है। और यही बच्चा जो फाउंडेशन को कंप्लीट करता है, अगर आपके पास कितने फाउंडेशन लेने हैं, एक फाउंडेशन आप जीएस का ले लें। मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा वेट करें, मैं बता देता हूँ कि आपको कैसे फाउंडेशन लेना है। तो आपको क्या करना है, देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या सिलेबस होता है। एक जीएस, उसके बाद क्या हो सकता है, मैथ, और फिर रीजनिंग, और फिर लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश। तो यदि आपको पूरे भारत में कोई भी कंपटीशन का तैयारी करना है तो इतने ही सिलेबस होता है। तो जीएस का एक फाउंडेशन ले लें जिसमें आपके जीएस के साइंस और सोशल साइंस के कुल लगभग 8 से 9 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। उसके बाद एक मैथ का फाउंडेशन ले लें, एक रीजनिंग का फाउंडेशन पढ़ें, और एक लैंग्वेज का फाउंडेशन पढ़ें। तो कुल मिलाकर के आपके पास 4 बैचेज होंगे, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन, जहां भी आपकी मर्जी हो, जहां भी बेस्ट लगे, जहां भी आपको समझ आए वहां पढ़ लेंगे। इससे बाहर पूरे भारत के किसी भी एग्जाम में सिलेबस नहीं होता है। हाँ, बिहार से रिलेटेड अगर एग्जाम दे रहे हैं तो केवल जीएस भी आप पढ़ लेंगे, केवल जीएस फाउंडेशन कर लेंगे तो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, ये सारे एग्जाम्स आपको आसानी से क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ जीएस ही पूछे जाते हैं। मैथ और रीजनिंग 5-5 सवाल होते हैं, 5 और 5 यानी 10 सवाल। ये हिंदी इंग्लिश होते ही नहीं है। उसी तरह जैसे रेलवे की बात करेंगे तो वहाँ पर मैथ और रीजनिंग होते हैं और जीएस होते हैं, वहाँ भी हिंदी इंग्लिश नहीं होता है। लेकिन एसएससी की बात करेंगे तो जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी इंग्लिश सब होता है। तो लेकिन इससे बाहर सिलेबस किसी का नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, आप एक बार इसका फाउंडेशन, इसका और इसका ले लें। अब इसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठे, बिहार पुलिस में बैठे, एसएससी सीजीएल में बैठ जाएं, 10+2 लेवल में बैठ जाएं, रेलवे में बैठ जाएं, किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं, आपके लिए सारे आसान हो जाएंगे। तो डायरेक्शंस आपके सही होने चाहिए। तो ये है फाउंडेशन बैच की महत्वता। और जिस बच्चे ने फाउंडेशन कर लिया, बस वो खुद से अगर रिवीजन करेंगे तो उन्हें टारगेट बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये आज भी शिक्षा जगत में, मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से, शिक्षा जगत में आज भी यह एक प्रोपेगेंडा है कि कोई भी वैकेंसी आए उसका टारगेट बैच निकालो और खूब कमाया जाए। यहाँ भाई साहब बेरोजगारों से रोजगार चलता है।
तो आप बैच, बैनर ये सब देख करके भड़क जाते हैं, ये देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं होइए, सही गलत को पहचानिए। यदि आपने कोई फाउंडेशन लिया है तो आप खुद से अपने हैंड नोट से रिवाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निकालिए, PYQ को ज़बरदस्त तरीके से रिवर्स कीजिए, उसका रिसर्च करिए और फिर आप एग्जाम में बैठिए। कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप खुद सोचिए ना, 2 महीने पहले बिहार पुलिस की वैकेंसी आएगी, 2 महीने बाद SSC की आ जाएगी, फिर BPSC की आ जाएगी। आप कितने बैच लेंगे, कितने टारगेट पढ़ेंगे आप, ये बता दीजिए। आप नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए इस मिथ को समझिए, इस काला बाजारी को समझिए। मैं बड़ा गंभीर पूर्वक ये बात बोल रहा हूँ कि जो टारगेट बैच होता है वो उन बच्चों के लिए है जो फाउंडेशन पढ़े हुए हैं और रिवीजन खुद से नहीं कर पा रहे। तो टारगेट लीजिए, रिवाइज करिए। दूसरी बात, आपको पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फाउंडेशन पढ़े हैं, उसमें तो आपने पैसा खर्च किया, टारगेट लेके आप क्यों पैसा खर्च करेंगे। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर एक टीचर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है उस रिलेटेड एग्जाम में। जैसे आप बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे तो आप PYQ तो सॉल्व किए ही। यूट्यूब पे कोई 2-3 अच्छा चैनल ले लीजिए जो बिहार पुलिस का क्वेश्चन कराता हो, उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या ज़रूरत है आपको पैसा खर्च करने की। तो अपने आप, अपने और अपने फैमिली के पैसे को बचाइए, फालतू में भीड़ में मत घुसिए। टारगेट करके आपको फंसाया जाता है, पागल किया जाता है। किसके लिए सही है, किसके लिए गलत है, ये समझिए। क्या आपकी ज़रूरत है, आपको वो चाहिए तो आप जाइए, और नहीं चाहिए तो बिल्कुल नहीं जाइए। वो गया तो मैं जाऊंगा, मैं भी ले लेता हूँ। बैच लेने से किसी का रिजल्ट नहीं होता दोस्त। यदि बैच लेने से किसी का रिजल्ट हो जाता तो लोग यूं ही बैच खरीदते हैं। बिहार दरोगा की वैकेंसी आती है 2000, और पटना में, दिल्ली में, बिहार के अन्य शहरों में बच्चे लाखों तैयारी करते हैं, लाखों बैच लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन 2000 का होता है। और उसमें से भी 100% बच्चे कोचिंग वाले ही सिलेक्ट नहीं होते हैं। आपके जैसे बच्चे जो घर पे मेहनत कर रहे हैं, जो खुद से कर रहे हैं, जिसने खुद से पढ़ा है, सेल्फ स्टडी भी किया है, रिवीजन किया, ज़बरदस्त तरीके से PYQ सॉल्व किया है, रिवीजन किया, और उस बच्चे ने भी एग्ज़ाम दिया तो वो भी SI बने हैं। तो बैच लेने से कोई नहीं बनता है। तो सबसे पहले समराइज करते हैं अब इस बात को कि आपको क्या करना चाहिए। तो समरीज यही है कि टारगेट बैच जिनके लिए ज़रूरी है वो ले, और फाउंडेशन बैच की क्या अच्छाई बुराई है मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा समय इसमें लगेगा लेकिन ये बेस्ट है, इसे ही पढ़ें। तो आज की जो हमारा टॉपिक था फाउंडेशन और टारगेट, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और यदि कोई इसमें ऐसी कोई बात हुई जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची तो मुझे क्षमा करेंगे। और यदि कोई सलाह या कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर दें। इस चैनल पर यदि आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो इस चैनल पर GS की पूरी तैयारी हो रही है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये पूरा GS कहलाता है। GS का दायरा इतना बड़ा है और बिहार लेवल के एग्जाम में तो ये आपके लिए रामबाण है। तो इसकी तैयारी इस YouTube चैनल पर हो रही है, तो उसे ज़रूर आप फॉलो करें और देखें। अभी इस चैनल पे कुछ देर पहले हमने बिहार में जो वैकेंसी है उसकी क्या रियलिटी है उसका भी चर्चा किया है, तो वो भी आप देखें। और हर सप्ताह रोजगार समाचार इस चैनल पे आते हैं, उसे भी देखना ना भूलें। इस सब को देखने के लिए और सारे अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और उन लोगों तक शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगले ही कुछ समय में हम अपने अगले वीडियो लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।